आप सब लोगों को आदाब और नमस्कार। बड़ी खुशी की बात यह है कि ऐसे अहम और महत्वपूर्ण सिलसिले के लिए सबसे पहला लेक्चर मुझे देने के लिए कहा गया और मैं CSDS के नाम से वाकिफ़ हूँ, काम से वाकिफ़ हूँ और मेरे लिए ख़ुद ये बड़े एक सम्मान की बात है कि यहाँ मुझे आप बुलाएं और मेरे लिए इतने लोग जमा किए जाएं सुनने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैं कहने को, तो मैंने एक बहुत ही कठिन सा विषय ले लिया अपने लिए और सच्ची बात यह है कि जितना मैं कम जानता हूँ उतना ही मुझे कहने का शौक़ भी है। तो इसलिए शायद मैं बहुत सारी बातें जो शुरू कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मेरा गला कुछ ख़राब है, अगरचे मैं मुशायरे का शायर नहीं, लेकिन मेरा गला ख़राब है। आप ये समझिए कि मुझे कहने का इतना शौक़ है कि आज की गुफ्तगू के लिए मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तरह की ओपनिंग सोची थी। तो हिंदुस्तान के क्रिकेट वालों को तो 2 ओपनिंग बैट्समैन नहीं मिल रहे हैं। यहाँ हालत ये है कि शमसुर रहमान साहब को इस बुढ़ापे में तीन तरह के तरीक़े मिल गए बोलने के लिए। तो खैर मैं भी बहुत बड़ा, मैं पुराना बहया हूँ, आप जानते हैं। मैं तीनों बातें कहूँगा आपके सामने, मैं फिर आगे चलूँ। तो अब सवाल था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तीनों बातें तीनों हमारी अपनी हैं, आपकी हैं, अलग अलग संदर्भ की हैं, अलग अलग जगह की भी हैं। तो जगह के नाम से मेरे ख्याल है कि मैं तो इलाहाबाद का हूँ, त्रिवेणी का हूँ, और वहाँ कुंभ महाकुंभ इस वक्त चल रहे हैं। तो हर जगह बातें ऐसी हो रही हैं मंदिरों की, पूजा पाठ की, त्रिवेणी की। तो मैं सोचा कि शुरू यहीं से करते हैं हम। और ये खुसरो का शहर है ये, जिसके बारे में खुसरो ने कहा था कि ये ख़जाना है इंसाफ का और द पाथ, दीन का, जिसके माने आप जो असल माने पाथ के हैं, रास्ते का, सच्चे रास्ते का। तो उनका एक शेर है कि हम चूँ हिंदू सोमनाथ ब इश्क बुत बरसते हैं। जैसे कि सोमनाथ के हिंदू माने हिंदुस्तानी, लेकिन हिंदू मान लीजिए कोई हर्ज नहीं, उस ज़माने में हिंदू माने थे हिंदुस्तानी के। शायद जानते होंगे, बताएंगे आपको, या ना बताएं भूल जाएं, कोई ठीक नहीं। तो हम जो हिंदू है सोमनाथ में हिंदुस्तानियों की तरह से इश्क में के मंदिर में बुत परस्ते, मैं पूजा करता हूँ मूर्तियों की। वो दिल बड़ा मने मास्त, और पंडा हमारा कौन है? दिल हमारा पंडा है। तो हम तो पंडों के शहर से आ रहे हैं, हम जानते हैं कि पंडों के क्या रोग होते हैं और किस किस तरह से लोगों को वो ठीक करते हैं और ख़राब बनाते हैं। तो दिल मेरा पंडा है और इश्क मेरा मंदिर है। और जिस तरह के सोमनाथ में हिंदुस्तानी जा कर के पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं मूर्तियों की, हम भी बुत परस्त हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा शेर आपको अंग्रेज़ी भाषा में नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि इसमें कोई बड़ी हिंदू मुस्लिम बात हो रही है, जो कि हम लोग अक्सर करते ही रहते हैं और करते नहीं, मगर कहते रहते हैं कि एकता है, ये बात नहीं। किसी भी आपको नॉन ईस्टर्न कही, तो हालांकि बड़ा ख़राब लफ्ज़ है लेकिन वही मान लेते हैं, बल्कि वेस्टर्न कही, किसी भी वेस्टर्न पोएटिक्स में आपको इस तरह का शेर कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि इसकी 2 चीज़ें हैं। एक तो उसका जो थाट है, इससे मुझे ख़ास बहस नहीं है, लेकिन ये कि खैर एक थाट है कि साहब आदमी को किसी न किसी चीज़ की तरह उसको लगाव होना चाहिए, और लगाव इतना हो कि उसकी पूजा करने लगे वो। और पूजा करने के चूँकि दूसरे बहुत से कॉन्टेक्स्ट संदर्भ हैं कि मूर्ति है और ब्राह्मण है और मंदिर है, यह है। इसमें मगर जो लफ्ज़ जो कि आपके सोचने के लिए वो बुत है, कि हम बुत की पूजा, बुत माने मूर्ति, स्टैचू। तो माशूक को हम लोग बुत क्यों कहते हैं? ये इसकी यानी जो की पोएटिक्स का वर्ड इसमें यह है कि हम लोग माशूक को बुत क्यों कहते हैं। माशूक हार्ड हार्टेड होता है, सुनता किसी के नहीं है। बुत पत्थर के होते हैं, सुनते किसी के नहीं है। अच्छा, अब बुत जो हैं जनाब, उनके तो पूजने वाले हम तो हैं नहीं, हम तो मुसलमान भाई हैं, हम तो अंधे के खुदा की पूजा करते हैं। तो ये जो बुत की पूजा कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो कि मुसलमान नहीं, जिनको हम काफिर कहते हैं। तो बुत कौन हुआ? फिर काफिर हुआ।
और चाहने वाला कौन, वो भी काफिर हुआ। तो अब ये जिस तरह से हम बात बना रहे हैं, देख रहे हैं आप ना, जैसे बात बन रही है कि एक सेंट्रल की मेटाफर इसमें है जो कि फैक्ट से बिल्कुल दूर है, लेकिन हमने उसको सेंट्रल मेटाफर बना के खड़ा कर दिया। अब वो ट्रूथ हो गया हमारा। बुत परस्तेम, हम मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति इसलिए कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो सुनता बंदा नहीं है, और बातें गंदी गंदी बातें भी करते हैं, बताऊँगा बाद में आपको। लेकिन ये कि इतना तो खैर है ही है कम से कम कि साहब वो सुनता नहीं, वो दिल का बड़ा पत्थर है। पत्थर दिल हम लोग बोलते हैं, आप सब बोलते हैं। पत्थर दिल है तो क्या हुआ, मूर्ति हो गया। जब मूर्ति है तो मूर्ति के मानने वाले कौन हो गए, काफिर हो गए। तो जिसकी हम पूजा करते हैं वो भी काफिर है, हम पूजा करने वाले हम भी काफिर हैं। और खुसरो साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि खुसरो पूजा करने लगा है, कहते आरे आरे मी कनम, आरे आरे मी कुनम, गैर मारा कारनीस। हाँ करते हैं, लोग कहते हैं कि ये बुत परस्ती करता है। हाँ करता है, तो मैंने क्या कर लूँगा, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल मामले और है। यहाँ हर चीज़ को हम, हर इमेज और हर मेटाफर को हम पहले तो उसको बनाते हैं, ये रियलिटी हो जाता है। आमतौर पर होता है कि रियलिटी से मेटाफर बनाते हैं। हमारा काम ये है कि हम मेटाफर को रियल कर देते हैं। इसमें इसके बड़े इम्प्लीकेशन मैं बाद में आपसे अर्ज करूँगा, टाइम रहा। तो बुत परस्ते हैं, हम बुत की पूजा करते हैं। अब उनके कोई 400-500 बरस के बाद एक शायर हुए थे नासिक उर्दू के, तो वो आज के फैशनेबल ज़माने में तो उनको लोग शायर ही नहीं मानते हैं। अगर जैसे फारूक के साहब बहुत दिन से कह रहे हैं कि बड़ा भारी शायर था, लेकिन अभी सुनने वाले कोई नहीं है, इसलिए क्लास में ही बताया जाता है कि शायर वायर नहीं थे वो। खैर तो वो ना हो गया, हम शेर सुनाते हैं। इलाहाबाद बहुत जाया करते थे वो, इलाहाबाद बहुत जाया करते थे, क्योंकि जब भी कभी वो लखनऊ में नवाब या बादशाह नाराज़ हुआ तो उनको आउट कर दिया वहाँ से। कभी कानपुर गए और कभी इलाहाबाद चले गए। कानपुर के वालों ने बड़े ख़राब शेर कहे जो मैं नहीं सुनाऊँगा आपको, कभी और सुन ली। ये नोचे खाते हैं मुर्दों को कानपुर के लोग। ये पन्नों को सुन लो तो हरी तुम्हारे लिए है, पन्नों के लिए। पंडे हर जगह तुम भी तो इलाहाबाद के हो। ये नोचे खाते हैं मुर्दों को कानपुर के लोग कि जैसे मुर्दों को खाते हैं जाग कौए गंगा में। तो लेकिन ये देखिए इलाहाबाद से कितनी बड़ी बात कहता है वो। तो देखिए किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है आदमी। वो ये नहीं समझ रहा कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं हिंदू हूँ, मैं शिया हूँ, कि सुन्नी हूँ। वो उसके पास एक पोएटिक्स है, उस पोएटिक्स का वो मानने वाला है, वो उसका मज़हब है। तो कहता है कि 3 त्रिवेणी हैं 2 आँखें मेरी, आँखें बहती रहती हैं। उसको हमेशा हमारे यहाँ फ़ारसी में भी उर्दू में तो बहुत कहा जाता है। क्या उम्दा शेर मीर का है कि वो दिन गए कि आँखें दरिया सी बहतियाँ थीं, सूखा पड़ा है अब तो मुद्दत से ये दुआबा। तो ये दुआबा है। तो 3 त्रिवेणी हैं 2 आँखें मेरी। त्रिवेणी भी 3 है, हालांकि 3 किसी ने देखी नहीं, हमने देख ली, हम जानते हैं कि 3 है। हम जानते हैं कि 3 हमारे यहाँ मेटाफर है। हमारे यहाँ जो रूपक है वो रियलिटी है। रूपक कहता है कि 3 है तो हाँ हम मानते हैं 3 त्रिवेणी है 2 आँखें मेरी। अब इलाहाबाद भी पंजाब है। 3 त्रिवेणी है 2 आँखें मेरी, अब इलाहाबाद भी पंजाब है, तो 3 है तो 5। तो ये जिस तरह से शेर कहा जाता है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अरबी में भी नहीं मिलेगा, फ़ारसी में ज़रूर मिलेगा, हमारे यहाँ मिलेगा। और उर्दू के जितने भी जो उर्दू के चाहने वाले हैं उनके यहाँ सबकी पोएटिक्स में कुछ ना कुछ इसका झलक आपको मिलेगी। तो ये तो पहली बात ये हुई कि हमारी पोएटिक्स और तरह की है, और ये पोएटिक्स को हम बाहर से नहीं लेके आए हैं, ईरान से भी नहीं लेके आए हैं, अरब से नहीं लेके आए हैं। ये हमारी अपनी पोएटिक्स है। और जो हमारा जो सिस्टम है शेर समझने को कहने का, उसका एक हिस्सा है। चलिए थोड़ी फ़ारसी बखार लेते हैं। लोग कहते हैं फारूक जब फ़ारसी बहुत बोलते हैं। हाफिज़ के जो है, या वफ़ा या ख़बर वसल तू या मर्ग रकीब, या तो वफ़ा करो तुम, बाद में हम वफ़ा करो, यानी कि वफ़ादारी करो, झूठ ना बोलो, बदमाशी ना करो, किसी और के बाद घर जाकर ना बैठ जाओ। या ख़बर वसल तू, ये कि भाई मेरे घर में चलिए एक रात के वास्ते। या मर्ग रकीब, ये जो मेरा रकीब है उसको साला मर जाए वो। तो या वफ़ा या ख़बर वसल तू या मर्ग रकीब, तो या तो वफ़ा होती कि तुम वफ़ा करती, या ये कि ये ख़बर आती कि हाँ तुम आज रात को तो रह जाओगे मेरे पास आकर के, नहीं तो रकीब के बारे में कि वो मर गया, जो हमारा अराइवल था मर गया।
बुअद आया कि फलक जी दो से कारे बेकुनद। क्या ये हो सकता है कि जो आसमान महोदय जो बैठे हैं ऊपर, कोई एक काम तो कर दें इनमें से तीन काम। बुअद आया कि फलक जी दो से कारे बेकुनद। अच्छा भैया, फलक बोला कहाँ से, आसमान कहाँ से आ गए? अब भैया हम लोग अल्लाह मियाँ को बुरा नहीं, बहुत डरते हैं अल्लाह में बुरा कहने। हालांकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि फारसी की कहावत है कि बाखुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, कि अल्लाह मियाँ से कोई गड़बड़ सड़बड़ कर सकते हो, उससे ना करना भैया, वो तो मोहम्मद जो से ना करना, क्योंकि वो तो रियल है। अल्लाह में तो आइडिया है जो चौबक दो, मगर फिर भी अल्लाह मियाँ के ख़िलाफ़ कहने से कुछ डरते हैं हम लोग, नाम नहीं लेते कभी। बहुत बहुत कभी कहा तो कहते हैं भाई आसमान है साहब, देखिए ये घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, हमको पीस रहा है। कभी कह कहते हैं साहब कि ये तो कुछ लोग हैं, करने वाले लोग हैं, करते रहते हैं। खोजा माने कौन लोग हैं जो तकदीर लिखते रहते हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं, वो बेचारा क्या जाने। तो इसलिए भैया आसमान से पूछ रहे हैं कि भैया तू 2-3 में से एक काम कर दे, 3 काम है, या तो तू मेरी उसको बना दे कि मेरी वफ़ा करे मुझसे, चाहे वो रहे जाकर जर्मनी में, लेकिन वफ़ा करे, या फिर ये कि वो ना करे तो रात को आकर रह जाए मेरे खबर है बस ले तू, वो भी ना करे तो जो रकीब मेरा उसको मार दो। देखो अभी ईरान में अगर आदमी कह रहा है 1400 के आसपास है ये, यानी आज से कुछ 600 बरस पहले। अब हमारे तुम्हारे हिंदुस्तान में बटाला पंजाब में है, अपने को बटाल भी कहते थे, बाद में लाहौरी कहने लगे, लाहौर चले गए। अब कभी कभी लोग उनको दिल्ली भी कहे, लेकिन आमतौर पर लाहौरी कहलाते हैं। जुल्फ़े निगारो तौबे माओ सरे रकीब, माशूक के जुल्फ़ें या हमारी तौबा, जो तौबा कर रखी है कि न पिएंगे, तो जुल्फ़े निगारो तौबे माँ सरे रकीब, मेरे राइवल की खोपड़ी या उसका सर, या मेरी तौबा, या ये कि माशूक की शिकने, माशूक की जुल्फ़ें, ई हर से चीज़ रा के शुनीदी शिकस्त बे, ई हर से चीज़ रा के शुनीदी शिकस्त बे। ये तुमने 3 सुनी बातें ना, 3 बातें, ये टूटे रहें तो अच्छा होता है, क्योंकि घूंघर वाली जुल्फ़ों को शिकस्ता कहा जाता है, शिकन कहते हैं जुल्फ़ में, घूंघर वाली जुल्फ़ों को कहते हैं शिकन दा शिकन है। तो मतलब टूटी हुई है, तो टूटी हुई तो अच्छी बात है। फिर तौबा है माँ, हमारी तौबा किए बैठे हुए पी नहीं रहे हैं, अच्छा है कि तौबा तोड़ दे, नहीं तो फिर जो हमारे रकीब साहब है सर ही तोड़ दो उनका भाई। ये ई से ई हर से चीज़ रहा कि शुनीदी शिकस्ता पे। अब तो यहाँ वही काम हो रहा है जो खुसरो कर गए थे, हार्ड हार्टेड हो, बैठे थे नहीं पी रहे थे, क्या करते भाई, तौबा किए हुए थे। या फिर ये कि जो हमारे साहब जो हमारे पीछे लगे रहते हैं, हमारे माशूक के उसको बरकराया करते हैं, उसको सर ही तोड़ दो, कुछ तो हो आखिर। तो ये 3 चीज़ें ऐसी कि ये तीनों के तीनों तोड़ी जाए तो अच्छी रहती हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर शिकस्तन तोड़ना, शिकस्ता टूटा हुआ, इसको लेकर के 3 अलग अलग मतलब बयान किए गए हैं। और इतना ही नहीं किया गया कि 3 मतलब बयान किए गए हैं। भर्तृहरि कहा करते थे कि अगर किसी शब्द के 2 माने हों और उसको क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि 2 शब्द प्रयोग हो रहे हैं या एक शब्द में 2 माने प्रयोग हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, एक शब्द के 2 माने प्रयोग हो रहे हैं। ये हम ये नहीं कहें कि आपने 2 वर्ड इस्तेमाल, क्योंकि गिनती भी की जाती है कि आपने लफ्ज़ कितने लिखे हैं। शेक्सपियर ने 26,000 लफ्ज़ लिखे हैं, शम्सुर रहमान साहब ने 200 लफ्ज़ लिखे हैं, तो कितने लफ्ज़ लिखे जाते हैं कि नहीं जाती। तो आचार्य कह रहे हैं कि देखो भाई 2 लफ्ज़ ना कितना है, एक ही लफ्ज़, 2 का काम ले लो। यहाँ पर एक लफ्ज़ का हम 3 काम ले रहे हैं, आप क्या कर लेंगे हमारा, हम 3 काम ले रहे हैं। शिकस्तन माने टूटना, शिकस्तन के माने घूंघर वाला होना, जुल्फ़ शिकस्ता होती है, बड़ी प्यारी बात है। तौबा तोड़ी जाती है, इसके मानी तो तौबा को तोड़ने मानी होता है कि हमने कहा कि न पिएंगे, पीना शुरू कर देते हैं, तो हमने ये भी तोड़ा है और ये तो कह रही तोड़ने वाला। ये जो पोएटिक्स है ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये बड़ी हद तक हम लोगों की बनाई हुई, हम गरीब हिंदुस्तानी उर्दू वालों की बनाई हुई है, जिसमें कि थोड़ा बहुत ईरानियों से और बहुत सारा हमने अपने पूर्वजों से, आचार्य मम्मट से, आचार्य कुंतक से, आचार्य अभिनव गुप्त से, इन लोगों से लिया। हम बताएंगे अभी कैसे लिया है। अभी देखिए भाई, अभी चल रही मेरी ओपनिंग पार्टी, ख़त्म नहीं हुई है। अब मैं तीसरा ओपनर लाता हूँ आपके सामने। भैया हमारे यहाँ कहते हैं कि अरबी में कहावत है, जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि प्रॉफिट का ये कौल है, अशुरा तलामीज़ुर रहमान, कि शायर जो होते हैं वो खुदा के, अल्लाह मियाँ के उनके शागिर्द होते हैं, उनके वो शिष्य होते हैं। मतलब
कि वो अपने आप से सीख के आते हैं, कोई सिखाता नहीं उनको। जिसको हमारे ज़माने के बड़े प्यारे शायर हमारे दोस्त महबूब खज़ा, उन्होंने कहा है कि बात ये है कि आदमी शायर, बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। बात ये है, अल्लाह उनको जन्नत रखे। अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब कमज़ोर हो गए, लेकिन साहब इस तरह की शायरी भी माफ़ कीजिएगी और कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्या अंग्रेज़ी वाला हो, क्या लातीनी में, ग्रीक में नहीं मिलेगा आपको। ग्रीक में लोग एक से एक फुलझड़ी छोड़ने वाले मौजूद हैं जिन्होंने पढ़ी जानते हो। बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो ये है अशरा तलामीज़ुर रहमान, कि बन के आता है वहाँ से शायर। ऐसा नहीं है कि वो हम सिखा दें उसको सत्यप्रकाश जैन साहब पढ़ा दें कि देखो ऐसे पढ़ना चाहिए, ये प्रोसीडी है, ये इसके फिगर स्पीच होते हैं, वो बन के आता है। तो अशरा तलामीज़ुर रहमान, सॉरी, अब एक साहब थे, वो भी आपकी दिल्ली में थे, यहीं कहीं खड़े हुए हैं, नेमत खान हारी, बड़े बदमाश आदमी थे। उन्होंने औरंगज़ेब को बहुत बुरा भला कहा है। खैर, तो वो उनका शेर है, शायरा रा शारे दी खान शागिर्द खुदा, जिसने कि रास्ता बनाया है हमारे लिए धर्म का, उसने शायरों को कहा है कि ये खुदा के शागिर्द होते हैं, ये खुदा के शिष्य हैं। शायरा रा शायर दी खान शागिर्द खुदा, शायरों को शिष्य बताया है खुदा का, उसने जिसने कि रास्ते पूरे दिखाए हम लोग। हर की गोयत ई गज़ल उस्ताद भी दाने अम्मा, जिसने ये गज़ल कह दी उसको उस्ताद मानता हूँ। तो गज़ल फिर उस्ताद कौन हुआ? हम ही तो हुए, अल्लाह में, और कौन हुए? जब आपने ये, आपके पैगम्बर ने ये कहा है कि साहब देखिए हम तो शायरों को बना के भेज देते हैं कि साहब किसी से पूछ के नहीं आते, ऐसी गज़ल करा के कि तुम अगर कह दो तो हम तुम उस्ताद हो। उस्ताद कौन है? अल्लाह में उस्ताद है। हर की गोयत ये गज़ल उस्ताद भी दाने अम्मा, जो ये गज़ल कहते हैं उसको उस्ताद मान लेंगे हम। तो उस पर भी दिल्ली ही के बहुत बड़े आदमी थे, सैयदुद्दीन अली खान साहब आरजू, बहुत बड़े आदमी थे, हम लोग उनका नाम भी भूल गए, अफसोस ये पहले आदमी हैं जिन्होंने कि संस्कृत और फ़ारसी को बताया कि बहन बहन है। हम लोग इतनी बड़ी डिस्कवरी को विलियम जोन्स की झोली में डाल देते हैं, कहते हैं अरे साहब अंग्रेज़ों ने आए तो उन्होंने मेरी आँख खोली, मैंने कहा अरे ऐसा है। ये उनके 20-25 वर्ष पहले कह चुके थे इस बात को, कि उन्होंने एक टर्म बनाया था तवाफ़ुक़ बिल्लिसानैन, कि ज़बानों में जो सिमिलरिटी है वो किस किस तरह की होती है। एक तो होती है एक्सीडेंटल होती है, जैसे मान लीजिए आयन बमानी आँख के अरबी में भी है, और नैन हमारे यहाँ भी आँख के, तो ये एक्सीडेंटल है। लेकिन अगर ग्रामेटिकली अगर जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर वो मिलते जुलते होते हों तो मालूम होता है कि ज़बानें आपस में मिलती जुलती हैं, उनमें कोई रिश्ता है। तो ये पहली बार उन्होंने कहा था। खैर तो बात अलग हो गई। इस शेर को कोट करके वो कहते हैं ये सरासर कुफ्र है, इसको कहने वाला काफिर, मगर शायर कहा ही करते हैं। उसको कहने वाला काफिर है, शायर कहा ही करते हैं। अच्छा और नज़दीक आ जाओ तुम, लखनऊ में दास्तान गोई हो रही है और एक से एक दास्तान गो पड़ा हुआ, एक से एक बातें हो रही। तो एक उसमें बड़ा की एक एपिसोड आता है जो तमाम पूरी दास्तान बहुत लंबी चौड़ी है, कई हज़ार पेज की है। की एक एपिसोड आता है कि जो किंग है लड़का, वो हमजा अमीर हमजा का बेटा है, वो किंग है, यंग आदमी, अभी शादी अभी भी हुई है। तो वो महफिल बैठी हुई, महफिल जमी हुई, लोग अपना गा बजा रहे हैं। इत्तेफाक से किसी आदमी ने ऐसी कोई सॉन्ग छेड़ दिया, ऐसी पोएम छेड़ दी जिसमें कि मरने जीने का जिक्र था, कि लाइफ बड़ी शॉर्ट है, ज़िंदगी तो गुजर जाती है, तो क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। वो तो आप लोगों ने खैर सुनी होगा, नज़ीर बाबा कही गया कि सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। उस तरह की कोई चीज़ और ज़्यादा रिफाइंड में, लेकिन उस तरह की कोई चीज़ कही। इनके आंसू आ गए, कवाद साहब जो बेटे थे उनके आंसू आ गए। लोग दौड़ आए कि सब क्या मामला है, क्या खैर ये उनके बाप के यहाँ गए, अमीर हमजा के यहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है? उनका बाबा बात यह है कि आज ये समझिए सुना है, दिल को हमारे लग गया बिल्कुल। क्या मालूम कितने लोगों को हमने दुख दिया होगा, कितने लोगों का हमने कुछ परेशान किया होगा, मारा पीटा होगा, बहुत लोगों की बात हमने बहुत सी न मानी होगी, किसी की बात न मानी होगी। और तमाम भाई देखिए क्या है, इतना बड़ा महल है, इतना सब कुछ है, इतने 60,000 बादशाह मेरे नीचे काम करते हैं, कल मैं न रहूँगा। तो हमने कहा बेटा ये सारे शायर हैं, इनकी बात क्या मानते हो? नहीं, शायरों को क्या है, उनको तो नई बात निकालनी है, इसमें धर्म रहे न रहे फ़र्क नहीं पड़ता है। सब ये हमारी तीसरी पोएटिक्स है।
हमें बात निकालनी है, हमें ये नहीं देखना है कि धर्म इसमें कहाँ जा रहा हो कहीं जा रहा हो। हम तो, हमारे लिए धर्म जो है शायर है और शेर हमारे धर्म, इसको और लोगों ने फारसी में कहा छोड़ते हैं। तो अब देखिए इसको, इन चीज़ों को जब लेके जब आप शेर को पढ़ने बैठते हैं तब आगे समझ में आता है कि साहब ये तो और ही तरह के जानवर हैं, ये वो जानवर नहीं है जो कि जैसा आपने कहा कि डैफोडिल में 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस, ये वो जानवर नहीं है। देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। हम ये सब काम नहीं करते। हमसे कहा गया अरे आप बड़े गधे हैं, आप बाग में नहीं जाते, आप फूल पत्ती नहीं देखते। हमसे मौलाना हाली ने लिखा है कि साहब जो हमारे पहले बड़े मॉडर्निस्ट थे, बहुत ही बड़े आदमी थे, हम सब उनकी पूजा करते हैं। आपको मालूम है वॉल्टर स्कॉट जब अपनी पोएम लिखा था रोकबी नाम की, तो जंगल में जाके बैठता था वो, और हर फूल पत्ती को कहता था अच्छा इसकी शक्ल ऐसी होती है, इसमें इतनी पंखड़ियाँ होती हैं, इसमें इतनी लाइनें होती हैं। अरे भैया तुम लोग नेचर की परवरिश नहीं करते, तो शायरी वहाँ से होती है। तो हमने कहा हम नहीं करते। हालांकि हमको सिखाया ये गया, 150 वर्ष यही झक मार रहे हैं हम लोग कि हम जंगल में जा रहे हैं, पत्तियों को गिन रहे हैं, आदमी को हम नहीं गिन रहे हैं कि आदमी क्या होता है। तो जना ऐसा है कि मेरे अपने मोटी समझ में 4 बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं हैं साहित्य की, और उनमें एक तो जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि चाइनीज़ है। अब अफसोस है उसके बारे में ज़्यादा हम जानते नहीं, जो अभी एक्सटेंक्ट हैं। पहले तो खैर मिस्र में भी बड़ी परंपरा थी, असीरियंस की बड़ी परंपरा थी, लेकिन जो एक्सटेंक्ट हैं जिनको हम जानते हैं एक्सटेंक्ट, उनमें से एक तो चाइनीज़ है जो बहुत ही पावरफुल है। और अब भी इतने पावरफुल है कि मौसी तुंग साहब को लोग शायर समझते हैं। ज़रा सोचिए कोई कह दे कि मुशर्रफ मिर्ज़ा क्या होता है, जनरल मुशर्रफ को कह दे कोई शायर थे तो लोग दौड़ा लेंगे उसको। लेकिन वहाँ इतनी बड़ी परंपरा है कि बड़े आदमी भी शेर कहते हैं, बादशाह का भी शेर कहना होता है, तो वो मौसी तुम को शायर मानते हैं। इमाम खुमैनी को लोग शायर मानते हैं। इमाम खुमैनी की पूरी किताब मौजूद है शायरी, जो बिल्कुल हाफिज़ की कॉपी है। हालांकि हाफिज़ तो सिर्फ बात करता है शराब और आपकी शराब पियो। अभी सुनाया मैंने शेर आपको कि या तो हमारा रकीब मरे, या तो रात भर तो आगे रहे मेरे पास, या कम से कम वादा कर ले कि तो झूठ ना बोलेगी। तो उस लाइन की शायरी खुमानी साहब की पूरी किताब मौजूद है। तो हमारे यहाँ भैया ये सब नहीं होता कि साहब पेड़ में कै पत्तियाँ होती हैं, एक पत्ती में कै लाइनें होती हैं और कै लाइनों में कै फूल होते हैं। वह चाइनीज़ बारे में, लेकिन एक हम जानते हैं बात कि चाइनीज़ जो लिटरेरी थाट है, जो है, जो वही पोएटिक्स है, उसका एक हर जगह एक मेन क्वेश्चन होता है इनके यहाँ, इज इट ह्यूमन, डज इट कंसर्न ह्यूमन बीइंग्स, और डज इट कंसर्न गॉड फॉर एग्जाम्पल, और हूएवर, इज इट ह्यूमन। क्या इसको पढ़ के हमें मनुष्य के बारे में कुछ मालूम होता है? और इसीलिए आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो शायरी, बहुत सी शायरी उनके यहाँ वार के बारे में भी है। उनके यहाँ कोई महाकाव्य नहीं है, लेकिन वार के बारे में शायरी है, मरने जीने के बारे में शायरी है। अक्सर शायरी देंगे, फलां से मिलने पर, फलां के यहाँ जाने से रास्ते में, नाव को यहाँ किनारे बांधने पर, पहाड़ की चोटी को पहली बार देखने पर, मैं देख रहा हूँ, मेरी आँखें मैं देख रही हूँ। तो इज इट ह्यूमन और नॉट? वो ऊपर से जो किसी ने कहा होगा, ठीक, उतारा होगा, आई एम नॉट कंसर्न। ये उनका मेन क्वेश्चन होता है, इज इट ह्यूमन। खैर अब इसमें ज़्यादा मैं को ज़्यादा जानता, मैंने पहले कहा मैं बहुत कम जानता हूँ, बोलता जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं आगे चलता हूँ। जो लोग कि हमारे बाप दादा बना दिए गए हैं पिछले 200 बरस से, जब से कि श्री मैकाले जी आए थे हमारे पास, तो वो हैं ग्रीक्स। ग्रीक लोग ये कहते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि इज इट ट्रू, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। अफलातून साहब लिए बैठे हैं दुर्रा वहाँ पे, अबे जानता है वहाँ पर है आइडियल रियलिटी, यहाँ नहीं है, और तुम उसका कॉपी है, और उस कॉपी के तुम कॉपी कर रहा है जब तुम पोएम लिख रहा है, तो तुम्हें ट्रूथ कहाँ से आ गया? हमने लिखा इस बात को है, और हरीश उसको एंजॉय करेंगे, कि पिछले 2500 बरस से वेस्टर्न लिटरेरी थाट पर यह भूत सवार है, आर यू ट्रू? और उस तरह के फिर पैदल बताया, टू इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। ये क्या मतलब है? इंस्ट्रक्ट इन व्हाट भाई, इंस्ट्रक्ट इन व्हाट? मैंने अभी एक दफ़ा अभी बम्बई में कुछ हमारे मुल्ला लोग हैं, हमारे बड़े पीछे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने लिखा, साहब शायरी के लिए, पोइट के लिए, शायर के लिए देयर शुड बी ए कोड ऑफ कॉन्डक्ट, देयर शुड बी ए रूल ऑफ लॉ, और ये सब मज़हब में दिया है। हमने कहा बेटा तुम्हारे मजहबी मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो अहमद रज़ा खान बरेलवी को काफिर कहते हैं, तो तुम उसको शायर मानोगे कि न मानोगे? वो देवबंदी हैं। तो मैंने कहा कि बाबू कौन सा शायर,
अच्छा तुम हिंदू के लेते हो, बस उसमें तो सनातन धर्मी अलग है, उसमें तो आर्य समाजी अलग है, उसमें तो बहुत से ऐसे जो कौन धर्म नहीं मानते वो भी अपने को हिंदू कहते हैं। किस हिंदू की बात कर रहा है तुम? क्या शिवसेना वाला भी हिंदू है और महात्मा गांधी भी हिंदू थे? तो धर्म और हमसे मतलब करो भाई, हम नहीं करते ये सब बातें। ये सब बाबू अफलातून की देन है जो कह के निकल गए कि साहब आप सच तो बोलते नहीं, यू डोंट टेल अस अबाउट रियलिटी ऑफ लाइफ, यू डोंट टेल अस अबाउट द ट्रूथ। अच्छा मियाँ अरस्तु साहब के शागिर्द आए, बड़े हमने भी बड़े उनके प्यारे, हमने उनको ट्रांसलेट किया है, हमने उनकी किताब जो है हमने उसको ट्रांसलेट किया और लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं। अफसोस के बाद ये भी लोग उसको पढ़ते बहुत हैं। तो उन्होंने साहब एक साइकोलॉजी मार दी। उन्होंने कहा मियाँ ऐसा है कि देखो ये जो ट्रेजेडी वगैरह है इसमें बुरी बात थोड़ी है, तो है हाँ काट पीट हो रही, मारपीट हो रही, इससे होता ये है कि जैसे होम्योपैथी में होता है कि जो तुम्हारे बुरे थाट्स हैं उनको बाहर निकाल करके उसको आउट कर देता है, उसको वो प्योरीफाई कर देता है, कैथारसिस कर देता है। बुरे थाट कौन से हैं? पीटी और फियर। वाह भाई सुभान अल्लाह, फियर बुरा थाट है, डरते हैं हम अल्लाह मियाँ, तभी तो जो हम नेक काम करते हैं, क्या करेंगे हम? वह आज हमसे कोई पूछ नहीं रहा है, हम तो न कोई हमारा मुंह देख रहा है, न कोई न कह रहा है कि हम रोज़ा रखे हुए हैं, हालांकि जो नोज के रोज़ा रखते तो हम क्यों रहते? तो डर के मारे तो दुनिया आदमी हर काम करता है। डर के मारे शौहर लोग ईमानदार होते हैं, डर के मारे शमसुर रहमान साहब इनकम टैक्स देते हैं, डर के मारे हरीश त्रिवेदी क्लास लेने जाता है। तो अब आप कह रहे हैं कि साहब, आप कह रहे हैं सर, अच्छा आप कह रहे हैं फियर को निकाल देंगे? अच्छा क्यों नहीं भैया, आप जानते हो ना जिस ज़माने में किताब लिखी गई उस ज़माने के पहले 150 बरस तक एथेंस वाले कट मार रहे थे और मार खा रहे थे और मार भी रहे थे। पर्शियंस को आपको मालूम है, पूरी स्टोरी उसके ड्रामे भी मौजूद हैं, इसके ड्रामा मौजूद है। तो मर रहे थे और मार रहे थे और काट रहे थे और कट रहे थे। तो इसलिए उसमें अगर फियर ना होगा तो कट जाओगे बेटा तुम फिर। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा एक बेस इमोशन आदमी का होता है फियर, और उसको ये जो है ट्रेजेडी आप उसको कैथारसाइज कर देती है। दूसरा क्या है? पीटी। पीटी के बारे में कितनी प्यारी बात कही अशैया बर्लिन ने, जस्टिस हो या पीटी दोनों नहीं हो सकता। अभी आपने उसको फांसी में लटकवा दिया, क्या कहते हैं कि अफजल गुरु को, तो उसमें पीटी कहाँ के ला रहे हैं फिर आप? जस्टिस तो जस्टिस है, निर्भय के मारने वालों के लिए आप पीटी ले रहे हैं, जस्टिस ले रहे हैं आप, चाहे जस्टिस देंगे उसको, पीटी फिर उसमें कहाँ से आएगी? पीटी या मर्सी और जस्टिस ये इनकम्पैटिबल हैं, बोथ कैन नॉट को एग्जिस्ट। तो आप क्या ठीक है भाई पीटी वीटी आप लोग कर रहे हैं कि आप मार के आए हैं, आप क्या कहते हैं उनको ईरानियों को मार के आए हैं, फिर भूखे मर रहे हैं। अरे भाई बेचारे को पानी पिला, बेचारा गरीब भूखा मर रहा, प्यासा हो गया। लेकिन रियल लाइफ में पीटी इज़ नॉट ए पॉजिटिव इमोशन। अगर आपको इंसाफ को अपहोल्ड करना है तो अरस्तु मियाँ ने साइकोलॉजी बढ़ा दी फ़ौरन कि साहब देखिए ये दो बड़े बड़े हमारे गंदे थाट होते हैं, इनको वो निकाल देते हैं। अरे भाई हज़ारों थाट तो और भी हैं, उनका क्या होगा? अगर आप अरिस्टोफेनीज के ड्रामा पढ़ लिए लाइजस स्ट्रैटा, तो उसमें क्या देखते हैं आप? वो औरतें कहती हैं आज से हम मर्दों के पास जाएंगे नहीं, तुम बहुत लड़ते हो, झगड़ा बहुत करते हो। लड़ाई रोकने का तरीका उनका ये कि वो पिछले ज़माने की कहती हम तो मर्दों के पास जाएंगे नहीं, चाहे वो हमें कुछ भी कितना ही हाथ पैर हमारे जोड़ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे मर्दों के पास। नतीजे क्या निकलता है? बाद में फिर वही हो जाता है जो होना चाहिए था। तो फियर और पिटी को निकालने से, ये साइकोलॉजी को इन्वोक करने से साहित्य की बुराई, अगर बुराई है तो नहीं साबित होती। प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों ये बात कही, जो ऐसी बात कही जो मेरे दिल में बंधी हुई गिरा की तरह से, कि अगर तुम किसी लिटरेरी परफॉर्मेंस के में होते हो, शरीक होते हो, सामने होते हो, तो तुम उसके पार्टिसिपेंट हो जाते हो। यू आर इज पार्टिसिपेंट। आपको मालूम ही है कि साउथ अफ्रीका में ऐसे ड्रामे एक ज़माने में थे जिसमें कि ब्लैक और वाइट के रोल हुआ करते थे। तो जिस आदमी ने वाइट का रोल किया, जिसने कि वो अत्याचार करता था ब्लैक पर, ड्रामा किया, भाग लिया फ़ौरन, लोग मार देंगे। अब भी ये होता है ईरान में, अब भी ये होता है। हम के मुसलमान लोगों में तो ड्रामा नहीं किया जाता, और किसी बड़े आदमी के प्रतिमा बनाना तो बड़ी बुरी बात है, लेकिन हर साल ड्रामा होता है मुहर्रम का। आप विश्वास कीजिए, मुहर्रम के ड्रामा करने में जितने बदमाश टाइप लोग हैं, ड्रामा किया फ़ौरन भाग लेते हैं, तो जानते रुकूँगा तो मुझे लोग पीट देंगे। तो ये ह्यूमन ट्रूथ है कि जब तुम किसी परफॉर्मेंस के सामने बैठते हो तो तुम उसके पार्टिसिपेंट हो जाते हो। तो अब हज़ार वो कहते रहे अरस्तु मियाँ के साहब तो अखराज हो गया, कहाँ अखराज हुआ? अरे हमारा बस चले तो उसको भी हम सारे गोली मार दें, जिसने इमाम हुसैन के गले पे छुरा फेरा है। तो ये सब तो भाई चलता रहता है, लेकिन इसी ने हम सब लोगों को मान रखा।
अरे बाप रे बाप, नेचर में है कि नहीं है, ट्रूथ में है कि नहीं है। सर सैयद साहब लिखते हैं, अरे भाई तुम्हारी शायरी में जब नेचर ना होगा तो क्या फ़ायदा होगा। देखो ना अंग्रेज़ी में इतना चल रहा है नेचर, कैसे बनेगा नेचर, कैसे बनाओगे। 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस, और अदर क्या कहते हैं वो, माई हार्ट विल एंड डांसिंग विद डैफोडिल्स, ये भला हमारे यहाँ कहाँ होता है भाई। हम कौन से डैफोडिल के जाकर डांस वांस करते हैं। तो रीपर वाली पोएम कितनी घटिया पोएम है, सब माफ़ कीजिएगा कान पकड़ कहता हूँ, आप लोग उसको उस्ताद मान रहे हैं उसको। बिहोल्डर सिंगल इन द फील्ड, हमारे तो लोग बुरा मान जाएंगे, लीजिए लौंडिया को ताक रहे हैं आप, कमाल करते हैं। बिहोल्डर सिंगल इन द फील्ड, yon highland, like solitary highland lass, reaping and singing to herself, stop here or gently pass। ये क्या हो रहा है। जेंटली के माने क्या, वही माने होने कि अगर आप खड़े हो जाएंगे तो बंद कर देगा पुलिस वाला आपको धसनामरी में कि आप लड़कियों को घूर रहे थे। हमारे यहाँ भैया सब नहीं होता है, हम न ट्रूथ मानते हैं न हम धर्म मानते हैं। ये आपके यहाँ होता होगा साहब, हमारे यहाँ नहीं होता भाई साहब। हमारे यहाँ फिर क्या होता है बताइए साहब, होता क्या है। देखिए आपको सुन के बड़ा, अगर मुझे तो भाई इतना आश्चर्य क्या बताऊँ, जो पहला लिटरेरी थियरिस्ट अरब में है क़ुदामा इब्न जाफ़र, उसकी किताब 940 की लिखी हुई है, आज से 12-13 कितने गिन लीजिए कितने बरस, बहुत बहुत बरस हुए। 940 की किताब उसकी, नक़्दुश-शेर, क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री। उसमें लिखता है साहब पोइट्री के लिए 3 चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि मेट्रिकल हो और जानबूझ के कही गई हो कि हम पोएम कह रहे हैं, ये नहीं कि बच्चे ने गाना गा दिया हाँ शायर बन गया, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। आपने इंटेंड की हो कि आप पोएम कहेंगे, मेट्रिकल हो, इंटेंडेड हो और उसमें मानी हो, शुड बी मीनिंगफुल। बाद में उसी किताब में देखिए उस ज़माने में, आज मैं कहूँ तो लोग मुझे गोली मार देंगे, उस ज़माने में वो ये बात कह रहा है 1940 में कह रहा है, धर्म और प्रेम और अच्छी बुरी बात ये सब पोइट्री में नहीं चलती है। पोइट्री का सब्जेक्ट जो भी है वो अगर वो इन चीज़ों को पूरा कर रहा है तो वो पोएम है, चाहे उसमें कोई आपके ख्याल में कोई धार्मिक बात हो कि ना हो। तो हमारे यहाँ शुरू से ये कहा जाता रहा है कि भाई यू शुड प्रोड्यूस, यू शुड क्रिएट मीनिंग। इसलिए जो बड़े शायर को हम लोग कहते हैं खल्लाकुल मानी, द क्रिएटर ऑफ मीनिंग्स। और मीनिंग माने थीम, कि उसमें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी एक बड़ी बारीक बहस है, अभी से मौका नहीं इसको बयान करने का, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड थीम और द मीनिंग ऑफ मीनिंग। हमारे यहाँ जाके बाद में आई, जब मैं अभी आता हूँ बाद में, संस्कृत में तो सबसे बढ़ के जो बात कही गई है, जिस पे कि सारी पोइट्री का दुनिया भर में दारोमदार है, लेकिन हम लोगों ने उसको छोड़ दिया, कि हम ये पूछते हैं कि व्हाट इफेक्ट डज इट प्रोड्यूस, इज़ ए लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट capable of producing any effect through the word that it uses। ये भरत मुनि पहली बार कह गए थे, जो पहली किताब हमारे जो पोइट्री की पहली बार भरत मुनि कह गए थे। एक तो भाव है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, फियर है, जो भी मान लो तुम उसको, प्रेम है, स्नेह है, व्हाटएवर, और एक उसको यू पुट इट इनटू एक्सप्रेशन, जो भी आपका जो ड्रामा हो, वर्ड से जो कुछ भी हो। और उसके बाद फिर वो तो हुआ विभाव, भाव जो एब्स्ट्रैक्ट है बिल्कुल। डू यू नो फियर, होगा भाई, हमको पता नहीं, हाँ कोई चीज़ होती है, लोग फियर करते हैं, हमको भी रात को डर लगता था, होगा भाई। तो भाव, फिर विभाव को कन्वे करने वाला अनुभव होता है, कि वो तमाम चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं, जो आपके दिल में थी, वो आप ड्रामेटिस्ट, प्ले राइट, अपने एक्टर के दोनों चीज़ों से, 3 चीज़ों से, टोन ऑफ वॉइस से, एक्शन से और वर्ड से कन्वे करता है। और जो तुम पर गुजरती है उसके नतीजे में है, वो है तुम्हारा सॉरी मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन व्याभिचार भाव। उसको उन्होंने भरत में बाद में आनंद वर्धन ने उसके 49 कैटेगरी बताया कि देयर आर 49 कैटेगरीज। इन 49 कैटेगरी में कुछ गलत होगा, कुछ सही भी होगा, लेकिन वो सब है यार मुश्किल जबान तुम्हारे पंडित, आसान करो उसको यार थोड़ी सी। तो अब इससे बड़ी बात भैया किसी ने, चाहे आप इसको तुम नेटिविज्म कह लो, कितना फारूक साहब नेटिविस्ट हो गए अपने ज़माने में, बड़ा अंग्रेजी बोला करते थे, चाहे कह लो कि ये बच्चे बिल्कुल पुराने अपने पुरानों पूजा करने वाले हैं, इससे बड़ी बात किसी ने कही नहीं कभी कि साहब आर यू कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट और नॉट। और इफेक्ट को हमने ये भी नहीं कहा कि इसके मानी होते कि चलो लड़ो काटो मारो, हमने उसको भी हमने कैटेगराइज कर दिया, उसका नाम रखा हमने रसक। रसक के को मैं आज तक दुनिया में नोबडी बीन एबल टू ट्रांसलेट रसक क्या होता है।
आम तौर पर ये जो जिन लोगों ने बात समझाया, ये कहा मसलन ये कि अगर मुझे गलत याद नहीं तो असल कुंतक ने कहा था कि जो प्लेजर है इसमें समझने में कि समझ गए तुम, जो वो रस पैदा करता है दरअसल, द डिलाइट। और उसको फिर बाद लोगों ने जूइसांस कहा है, फ्रेंच के लफ्ज़ लेके ढूंढ के लाए, बात बनती नहीं, लेकिन ये कि बस है कोई चीज़ ऐसी जो कि अच्छा ये बात तो खैर ये तो समझ नहीं, अरस्तू जा रहे इसको कह चुका ऐसा नहीं कहा था। अरस्तू ने कहा था कि किसी फैक्ट या किसी इवेंट को इमिटेट करना भी इट्स प्लेजरेबल। हम जानते हैं कि हमारी बीवी है, फ़ोटो खींच के आती है, हाँ अच्छा ऐसी है, देखो कैसी अच्छी लग रही है, तो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना ये भी इट्स एन एक्ट ऑफ प्लेजर। इसलिए उन्होंने कहा कि रसा जब बयान करता है तुम्हें कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ बदमाश है, दुष्यंत ने उसको धोखा दे दिया, वो भाग गया, तो उसमें भी जैसे प्लेजर इन इट। और ये तो बहुत बाद में वेस्टर्न थियरिस्ट ने सोचा कि भैया ये थियरी में ये ट्रेजेडी में प्लेजर कहाँ से आता है वगैरह वगैरह। तो अब ये हैं हम लोगों के चार आधार। अब आप देख सकते हैं कि जो ग्रीक लोग हैं ये ऑड मैन आउट हैं, और दुख की बात ये है कि यही हमारे ऊपर सवार रहे हैं, अब तक सवार हैं, और इसी वजह से हमसे तरह तरह के सवाल कहे जाते हैं। हमारी शायरी के बारे में कहा था कि साहब हमारी शायरी के बड़े बड़े क्रिटिक जो हैं, जिन्होंने हमको सिखाया कि शायरी किसे कहते हैं, बता रहे हैं कि आपकी शायरी क्या, तो तोता मैना उड़ा रहे हैं लफ्ज़ों के, अब हाँ को नहीं कह रहे, ना ही नहीं वहाँ कह रहे हैं, कोई शायरी होती है। तो ये सब इसलिए हुआ है, अच्छा हम लोग इससे दूर रहे। हमारी उर्दू की पूरी लिटरेरी क्लासिकल थियरी इससे बिल्कुल दूर रही। उसने कभी, मैंने तो कहा ना, उसने कह दिया है कि भाई वो खाने आरजू कह चुका है कि अरे ये तो शायर लोग करते ही रहते हैं, बदमाशी करते ही रहते हैं, वल्ला मियाँ को बुरा भला कहते ही रहते हैं। आमिर हमजा जो कि एक तरह समझिए, एक तरह से वो जो प्रोटोटाइप है ऐसे आदमी का जो कि ट्रूथफुल है, जो अपहोल्ड, जिसको हमारे कहते हैं जवामर्दी कहते हैं, जो जवामर्दी का प्रोटोटाइप है, एलिगेंस अल्टीमेट गैलेंट्री का, वो कह रहा है शायर लोग बकते ही रहते हैं, उनका काम क्या है, झूठ हो सच हो। वो लिखते हैं कि मजहब जाए या रहे उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है बात कहने से कि निकालो बढ़िया बात निकालो बेटा तुम मुझसे। तो हम भैया उसी की पैदावार हैं, हमारा कोई संबंध अंग्रेज़ी फंग्रेज़ी से नहीं है, और हमारा कोई संबंध अरबिक से है तो इतना ही है कि हमने उनसे जान लिया। हम इस बात को नहीं मानते कि इंटेंशन भी कुछ बड़े छोड़िए, बड़े बहुत दूर चले जाएंगे। हमने इतना जान लिया, हमने भाई कि मीनिंग होना चाहिए। अगर आपकी अट्रेस, अगर आपकी उक्ति अगर मीनिंगफुल नहीं है तो आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आप शायर नहीं हो सकते। आप कुछ आप बहुत बड़े जैसे कहें जी कि वो क्या तांत्रिक होंगे, आप बहुत बड़े काहिन होंगे, आप बहुत बड़े कोई जादूगर होंगे कि आपने अल कह दिया था वहाँ आसमान पर पैदा हो गया, ये तो हो गया शायर। मगर आप नहीं हैं, आप शायर नहीं। शायर ज़रूरी है कि भाई इट शुड हैव मीनिंग। अब देखिए, अब एक बात और बताऊँ मैं आपको कि चलिए बहुत बात है, बहुत भैया कितना लंबा बोल रहा, और कुछ टाइम आपका है कि नहीं है? थोड़ा बहुत टाइम है भी ना, दो चार बातें ले लीजिए। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन जो उठे हमारे यहाँ, उनमें इनको तो खैर छोड़ दिए कि मोरलिटी वोरलिटी हमारा कभी था ही नहीं। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि साहब जो बात हम लोग कहते हैं, इसको देखिए, इसको सबसे पहले आचार्य कुंतक ने बताया था कि ये जो एम्बेलिशमेंट है अलंकार का, इट्स नॉट एम्बेलिशमेंट, ये एम्बेलिशमेंट ऑफ मीनिंग है एक्चुअली। कि जो कह मीनिंग मैंने जो कह रहे हो तुम, ये भी एक अलग कभी मौका मैं बताऊंगा आपको कि मीनिंग और मीनिंग में फ़र्क होता है। जो बहुत बाद में बेचारे हमारे भाई रिचर्ड साहब ने किताब लिख मारी, हम लोग बड़ा हाँ द मीनिंग ऑफ मीनिंग हड़क गए, देखिए क्या बात होती। खैर तो मीनिंग, इसलिए कि मीनिंग में दो कॉन्सेप्ट थे। एक तो ये था कि जो कुछ भी पोएम में कहा गया वो मीनिंग है, और तो उसके बाहर तो मीनिंग नहीं है ना। जो कहा गया है, अगर मैं एक पोएम लिख रहा हूँ उसमें मैं कह रहा हूँ देहरादून बड़ा प्यारा शहर है, वहाँ मेरे दोस्त अरविंद कृष्ण रहता है, तो वही उसकी मीनिंग है। ये तो नहीं इसकी मीनिंग, ये तो नहीं है इसकी मीनिंग ये है कि जलपाईगुड़ी बड़ा अच्छा शहर है, मुझे ही मानी तो है ना। तो कहते थे भाई जो कहा गया वो मीनिंग है, इसको माफ़ी कहते थे, अरब लोग कहते थे माफ़ी, व्हाट इज इन इट, वो इसकी मीनिंग है। और इसमें बड़ी देर तक लोग चक्कर में पड़े रहे कि अगर माफ़ी ही मीनिंग होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि माफ़ी के बाहर निकल जाती हैं, इनको क्या करूँगा। उसमें कुरान की ये बहस आई, क्योंकि जैसा आपको पता होगा आप लोगों को शायद कि अरब लिटरेरी थियरी की ओरिजिन शुरू होती है कुरान के इंटरप्रिटेशन से। क्योंकि कुरान के बारे में कहा कि ये मिरेकल है, एजाज़ है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ए मिरेकल, ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ ए मिरेकल, और कैसे फिर कोई चीज़ कैसे बनती है मिरेकल्स पे। तो उसमें बहुत लोगों ने लिखा। तो अरब लिटरेरी थियरी का बहुत बड़ा हिस्सा इससे शुरू होता है कि जो कुरान में जो अलंकार आए हैं, आपको सुन के हैरत होगी कि एक पूरी इस पर पूरी थियरी बना दी गई
यानी ये पहली थियरी अलंकार की हमारे यहाँ है, वो अरब एक प्रिंस की बनाई हुई, जिसमें वो कहता है कि कुरान में सिर्फ बहुत सारे अलंकार, फिर कहता है इतने अलंकार और भी हैं जो आपको नहीं मालूम, हम बता रहे हैं आपको, ये भी कुरान में लिखा हुआ है। तो यानी हम लोग कुरान को एक टेक्स्ट भी मानते हैं, अल्लाह में एक टेक्स्ट होगा तो होगा, लेकिन उसको हम टेक्स्ट भी मानते हैं और हम बता रहे हैं इसमें ये अलंकार है, ये अलंकार, ये अलंकार, और वो भी अलंकार जो तुम नहीं जानता हम बता रहे हैं इसमें ये भी अलंकार है। तो मगर उससे काम चलता नहीं, क्योंकि केवल अलंकृत कह देने से जो हम कहना चाहते हैं कि एजाज़ है, तो कोई भी अलंकार कर सकते हैं। भाई रूपक है, उपमा है, हम कोई भी कर सकता है, आप ना निकालेंगे हम निकाल लेंगे, आपसे बड़े उस्ताद हम निकाल लेंगे, कुछ और होना चाहिए। तो उस पर फिर दो बातें कहीं जो जानी है, जिसमें से पहली बात हम लोग भूल गए। उन्होंने कहा जिसको कि अब आज के ज़माने में लोग कहते हैं नज़्म, यानी उन्होंने नज़्म वर्ड इस्तेमाल किया, आजकल को लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन, हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट। उन्होंने कहा किसी भी थीम को वर्ड्स में जब बयान करते हो तो वर्ड्स को कैसे रखते हो, हाउ डू दे ऑर्गेनाइज द वर्ड्स। अब इसको अब कोई बेचारा कहेगा ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो रहा है साहब, देखिए साहब ये पोस्ट मॉडर्निज्म हो रहा है, ये साहब ये तो दरिया साहब बोल रहे हैं, होंगे भाई हमको पता नहीं। हमारे यहाँ तो ये 978 में ये बुरा कह गया था कि जिस तरह से वर्ड्स को तुम ऑर्गेनाइज करते हो, वो कहता उसने मिसाल देती है, वो कितनी एब्सोल्युटली अनआंसरेबल आर्गुमेंट। कुरान की कमेंट्री 20 हैं, एक से एक बड़े लोगों ने कमेंट्री कुरान पर लिखी है, बड़े बड़े 30 मार्का गुजरे ने लिखी है, तो क्या वो कमेंट्री और कुरान बराबर है? बराबर नहीं। क्या बराबर नहीं है? क्या बात है भाई? आपको सब वर्ड्स मालूम है, उसके मतलब मालूम है, उसके इम्प्लीकेशन मालूम है, हिस्ट्री मालूम है, फिलहाल जानते हैं, तो जब कुछ है तो फिर कैसे हुआ कि कुरान के जो वर्ड्स हैं वो कुरान के एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं और कमेंट्री इतनी बड़ी सी है, लेकिन कमेंट्री उसके बराबर नहीं है। बिकॉज द वर्ड्स ऑफ कुरान आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए पर्टिकुलर वे। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब वो होता है, सीक्रेट होता है किसी भी एट्रेंस के मेरेकुलस होने का, और चूँकि कुरान की एट्रेंस हर जगह एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज है, इसलिए वो हर जगह मेरेकुलस होती है। एडगर एलन पो साहब कह गए बहुत दिन के बाद बेचारे कि साहब लॉन्ग पोएम जो है कंडीशन इन टर्म्स होती है, क्योंकि कभी भी पोइट्रिक इंस्पिरेशन और पावर इतना होता ही नहीं है कि लॉन्ग पोएम पर चला जाए, वो बाद में रुक जाता है। चलिए वो भी एक अच्छी बात थी उन्होंने कही। ये कहता है कि नहीं, ये भी एक मिरेकल है कि इतनी बड़ी किताब में जो कि 700-800 पेज में लिखी जाती है, इसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फोर्स हर जगह मौजूद है। उसने एक बात और कही जो कि ये सब सुनने काबिल को, हम लोग तो अंग्रेज़ी पढ़े हुए थे बहुत, और मैं अपनी बहुत बड़ा आदमी है लेकिन नाम ले देता हूँ आप कान पकड़ के, अली अहमद सईद, उनका अंग्रेजी उनको पोइट में नाम उनका एडोनिस है। इतने बड़े यूरोसेंट्रिक थे कि उन्होंने अपने तखल्लुस एडोनिस रखा। और उन्होंने किताब लिखी है अरब लिटरेचर के बारे में, उसमें शुरू में खुद ही कहते थे कि सही बात है साहब, मैंने भी वालेरी और मलारमे और रैम्बो और शेक्सपियर और एडगर एलन पो अली भी बहुत पढ़ा, और मैं चाहता रहा कि मैं इनकी तरह से समझूं कि पोइट्री कैसे होती है। मगर धीरे धीरे मुझे पता लगा साहब वो मामला कुछ और है, ये मामला कुछ और है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके यहाँ नहीं हो सकती हैं, जो हमारे यहाँ हैं, न कि एक हैं न हो सकती हैं। खैर, तो इस पर जो अब देखिए एक क्वेश्चन ले रहे थे मेटाफर का। मेटाफर के बारे में आप सबको, जो लोग भी आप लोग माफ़ कीजिए सब लोग जानते ही होंगे, सबसे बड़ा जो अटरेंस है वो डेविड ह्यूम का है। तो वह मेटाफर झूठ बोलता है, क्योंकि मेटाफर से कोई नॉलेज हासिल नहीं होती। हमने कह दिया कि साहब हमारी माशूका तो चाँद है, तो चाँद जाए तो है नहीं, चाँद तो वहाँ बैठा हुआ है कहीं, और साइंटिस्ट लोग जो है कह रहे हैं अरे उस पर दाग भी होते हैं, तो मैं जवाब मालूम होते हो तो क्या उस पर। तो ये वर्ड ये इससे इट डजंट गिव यू एनी इन्फॉर्मेशन। नॉलेज तो बहुत बड़ी बात है, मेटाफोरिकल अटरेंस से नॉलेज तो बहुत बड़ी बात है, आपको उससे इत्तला भी नहीं मिलती है। अब झगड़ा होता रहा कि साहब ये कैसे, हालांकि शेक्सपियर साहब तो कह गए थे, उनके बाप जो थे वो कह गए थे द ट्रूएस्ट पोएट्री इज द मोस्ट फेनिंग, लेकिन ये कि वो भी निकल गया। उसको जो कुछ मालूम था कि और कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो कुछ ऐसी बात भी कर सकते हैं, ट्रूथ और बात कर सकते हैं ट्रूथ और अनट्रूथ की, तो वो ही वॉज नियर टू दीज पीपल, तो उसको उसने कहीं सुन लिया, उसने लिख दिया आए द ट्रूएस्ट पोएट्री इज द मोस्ट फेनिंग। लेकिन ह्यूम और ह्यूम के बाद तमाम लोगों ने आज तक जितने लोगों ने थ्योरी बनाई है मेटाफर के बारे में, ये कहते हैं यार बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है, बेकार है, मगर किसी काम में नहीं आता। हम भी समझते रहे थे, हमको ये ज़रूर बताया गया था कि हम चूँकि थोड़ी उर्दू फारसी पढ़े हुए थे कि भाई इसमें ये इससे पोइट्री अलंकृत हो जाती है। ये कुंतक वाली बात बहुत हमें किसी ने नहीं कहा था, ये तो आचार्य कुंतक ने मुझसे बहुत बाद में कहा, मैं बुढ़ा हो चुका था कि बेटा
जो अलंकृत होती तो अलंकार से मानी भी अलंकृत हो जाते हैं। लेकिन हम लोग कहा हाँ भाई ये हुस्न कलाम का जेवर है, ये लफ्ज़ था कि ये इस्तिआरा क्या है, हुस्न कलाम का जेवर है, खूबसूरत अटरेंस के लिए जेवर काम करता है। लड़की खूबसूरत हो, कितनी अच्छी हो, अच्छा पहन लेती और अच्छी लगने लगती है। ये आदमी ये बात कहता था कि मियाँ मेटाफर और लिटरल स्टेटमेंट एक ही होता है। कि मैंने सुना तो मैं यकीन नहीं किया कि ये हो सकता है पॉसिबल। मेटाफर एंड लिटरल स्टेटमेंट आर वन एंड द सेम। उसको उन्होंने सिंपल आंसर ये दिया कि साहब ये क्वेश्चन ले लीजिए कि साहब वो तो चांद का टुकड़ा है। मान लीजिए हम लोग बहुत कहते हैं, जगह जगह ऐसी चीज़ें आती हैं, शेर है फलाना, तो हर पोइट्स में, ग्रीक में, अरबिक में, संस्कृत जगह मिलता है इस तरह का एग्जाम्पल। उनका अब आप चांद का टुकड़ा को ट्रांसलेट कीजिए अंग्रेजी में, तो क्या करेंगे आप? कहेंगे कि इट्स अ पीस ऑफ द मून। तो फिर पोएम कहाँ चलेगी फिर आपकी? आपको कहना पड़ेगा, आप झक मार के कहेंगे, जब आप ट्रांसलेट करें तो आप झक मार के कहेंगे कि उसने ये कहा कि माई बिलीवर्ड इज द पीस ऑफ द मून। आप और कुछ कह सकते ही नहीं। अगर आप कहेंगे तो देन योर मेटाफर इज गॉन, योर मीनिंग इज गॉन। अब ये और बात है कि पीस ऑफ द मून अंग्रेज़ लोगों के पल्ले पड़ेगा नहीं, सर्च हो जाएंगे, ये क्या बक रहा है भाई, पागल मालूम होता है, नेचर में तो लिखा नहीं हुआ ऐसा। नेचर तो बताती है कि फूल में इतनी पत्तियाँ होती, इतनी पंखड़ियाँ होती, उनका होगा। लेकिन मेटाफोरिकल स्टेटमेंट शुड बी टेकन लिटरली ट्रू अगर आपको समझना उसे है। जब उसकी जो एग्जाम्पल दी साहब, मैं कहता हूँ ये कमाल की एग्जाम्पल दी, सुन लीजिए आप वो भी। इसका इंसिडेंट ये है कि स्पेन में बेचारे जैसे थे ना वो अपने ये अरब जो वहाँ रहा करते थे, अरब खलीफ जो वहाँ बहुत दिन रहे हैं, तो एक साहब का किस्सा ये है कि वो धूप में कुछ ऑर्डर दे रहे थे लोगों को, कुछ बन रहा था, बिल्डिंग बन रही थी, धूप में खड़े थे, बता रहे थे भाई यूँ बनाओ। तो एक बहुत ही हसीन खूबसूरत ग़ुलाम ने छतरी सर पे कर दी उसके कि उस साए में आ जाए। उस पर उसने एक लाइन उसने कही अरबी में, शमसुन सूरज सन डिड तुज़ल्लिलुनी, मुझको साए में कर दिया मैंने शमसे, सूरज से। कमाल हो गया भाई, सूरज ने मुझे सूरज बचा लिया, कैसे हो सकता है? लेकिन आप और कैसे कहेंगे इसको फिर आप? वो लड़का खूबसूरत है, लड़का सूरज की तरह से है। हम सब लोग कहते हैं भाई कि ये तो अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू हर जगह है कि साहब सूरज रोशन चेहरा होता है। एक रोशन चेहरे वाले सूरज ने मुझे रोशन चेहरे वाले सूरज से छाँव में ले लिया। अब क्या करोगे तुम इसका? वो कहते हैं कम ऑन लेट्स डू इट इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, जस्ट कांट डू इट। तो हमको तो ये बताया जाता है कि हमसे तो आखिर वक्त तक इमदाद असर साहब बहुत बड़े अंग्रेज़ी के मुबल्लिग भी थे, बड़े फ़ारसी अरबी पढ़े हुए थे, वहाँ के रहने वाले थे बिहार के। उन्होंने इतनी बड़ी किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा है कि गज़ल के बारे में मेटाफोरिकल ना होना चाहिए, बड़ी बुरी बात है। मेटाफर ना करना, अरे रे 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 बड़ा गड़बड़ हो जाता है, बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है, जो दिल से निकले वही होती है, बाकी कुछ नहीं होती। तो ये हमको सिखाया गया। अगर हमने तो हम लोग सीखे बैठे इसको हुए। तो मेटाफर एक्चुअली ये स्टेटमेंट अबाउट रियलिटी, क्योंकि उसको आप किसी और लैंग्वेज में आप लिटरल ट्रांसलेशन और कोई ट्रांसलेशन आप उसका कर सकते नहीं हैं। ये हम लोगों ने वहाँ से सीखा, और अगर से इतना नहीं सीखा लेकिन फिर भी कुछ समझते हैं ये बात, इसीलिए हमने ये सब किया जो गड़बड़ा आप सुन रहे हैं कि जब वो कह रहा है कि बुत परस्त हैं और दिल ब्राह्मण मास, कि मैं बुत परस्त हूँ और दिल मेरा पंडा है। इसीलिए कहा कि एक मेटाफर था हार्ड हार्टेड, उसको मैंने दूसरे मेटाफर में कन्वर्ट किया कि वो पत्थर का होगा, अब वो रियलिटी हो गया। अब उसके बाद फिर जितने भी चीज़ें लाई जाएंगी, इफ़ यू आर ट्रांसलेटिंग दिस वर्स इनटू इंग्लिश, आपको कहना पड़ेगा कि आई एम ए वर्शिपर ऑफ आइडल्स, आई एम वर्शिपर ऑफ मूर्ति, जो भी वर्ड रखें आप, जो अच्छा रखें, लेकिन रखना पड़ेगा आपको, स्टैचू के जो भी कह लीजिए। अब ये डिस्कवरी इस पर एक और हुई जो कि हमारे यहाँ आचार्य मोहम्मद और दूसरे लोग कर चुके थे बहुत पहले। वो डिस्कवरी मैं उसके एग्जाम्पल देता हूँ, बताऊँगा मैंने क्या डिस्कवरी की है। आचार्य मोहम्मद ने, देखिए आनंद वर्धन ने और उसके बाद फिर अभिनव गुप्त ने और मोहम्मद ने, 3 आदमियों जो सेवा की हमारी दुनिया में किसी नहीं की, उन्हें कोई कर सकता है। आचार्य मोहम्मद भट्ट ने ये कहा कि हाँ, वो जो देखिए 2 आइडिया थे ना, एक तो वक्रोक्ति का था और एक था ध्वनि का, उस वक्त मैं बाद में आता हूँ। लेकिन ध्वनि का कई बेसिस ये है कि वर्ड कुछ भी कहे, लेकिन ध्वनि उसके द्वारा उसके माने कुछ और निकल सकते हैं। वक्रोक्ति में तो ये है ना कि भाई कुछ वर्ड है, उस वर्ड से यू कैन डेराइव सम मीनिंग्स। जैसे आपने कहा था कि सूरज डूब गया, इसके माने ये सवेरा हो गया, सॉरी रात हो गई, मतलब कि उसमें कहानी क्या रात हो गई,
लेकिन ये कि उससे आपने ये वक्रोक्ति है कि आपने ड्राइव कर लिया रातों को। आचार्य मोहम्मद कहते हैं कि नहीं इतना ही है, और भी है। अब देखिए मैं सुना देता हूँ क्या। वो कह रहे हैं कि द सन हैज़ सेट, माफ़ कीजिए भैया मैं तो अंग्रेज़ी में बोल रहा हूँ, मुझे और तो ज़बान आती नहीं कोई। द सन हैज़ सेट, इसके कहते हैं कि नाउ इज़ द टाइम टू अटैक द एनिमी। शफून मारो, रात हो गई, अंधेरा हो गया। यू शुड गो मीट योर बिलवेड नाउ, अब कोई देखेगा नहीं, अंधेरा हो गया है। योर लवर इज़ अबाउट टू कम, उसके आने का टाइम था, अब आता होगा। लेट्स स्टॉप आवर, काम करना बंद करो जो हम ज़रूर करते हैं हम लोग, बस शाम हो गई अब काम नहीं करेंगे, बंद कर दो। लेट्स बिगिन द वेस्पर रिचुअल, शाम की नमाज़ पढ़ो, पूजा करो, घंटी बजाओ। डोंट गो फार, दूर मत जाना, रास्ता भूल जाओगे, कोई जानवर काट लेगा। गऊ के घर लौटने का समय आ गया है। ब्रिंग द काउज टू द शेड, इट वॉन्ट बी हॉट। और अब रात हो गई है, अब ठंडा होगा, धूप चला, सूरज चली गई। तो मैं देख रहा हूँ आपने कि कहा तो ये क्या है, द सन हैज़ सेट। मोहम्मद कहते हैं कि ध्वनि के द्वारा तुम इतने मानी निकाल सकते हो जो वर्ड में नहीं कहीं हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम लोगों ने उर्दू वालों ने डिस्कवर किया अपने सेंस में और तरह से। कब किया भाई ये इट्स अबाउट 17th सेंचुरी। कैसे किया ये मुझे नहीं मालूम, मगर ये जानता हूँ कि 17th सेंचुरी में ख़ासकर साउथ, दोनों जगह नॉर्थ साउथ दोनों में बहुत ही कॉमन था पढ़े लिखे लोगों का कि वो संस्कृत भी पढ़ते थे, अरबिक पढ़ते थे, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू सब पढ़ते थे। तो बल्कि लिखा भी है, एक शाह अशरफ हैं एक जो अहमदाबाद जो गुजरात में थे इन द अर्ली 16th सेंचुरी, फिर वो नगर में आए, उन्होंने पोएम लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने क्या क्या तैयारी की पोएट बनने के लिए। उसमें ये भी लिखा है कि मैंने संस्कृत पढ़ी है, मैंने एंड सो फोर्थ, मैथमेटिक्स पढ़ी, सो एंड सो। खैर, तो ये मेरा अनुमान है कि ये लोग संस्कृत जानते रहे होंगे। या जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में पंडित राज जगन्नाथ थे कि वो बहुत बड़े, जाहिर है कि बहुत बड़े, बल्कि आखिरी बड़े विद्वान थे लिटरेरी थॉट में, और शाहजहाँ के बड़े प्यारे थे वो। तो उन्होंने, शाहजहाँ ने उनको ये खिताब दिया, पंडित राज का उनको टाइटल दिया शाहजहाँ का। तो उनकी वजह से और लोग भी होंगे जो उनके आसपास बैठे। तालिब मामूली जो शाहजहाँ का जो एक ज़माने में पोएट लॉरिएट, तो उसने लिखा भी है कि मेरी जान पहचान बहुत है पंडित राज जगन्नाथ से। तो या तो जान ऑस्मोसिस से, जान पहचान से, या पढ़ करके उन्होंने एक बात ये निकाली कि पोएम में दो चीज़ें होती हैं, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट एंड व्हाट इज़ द पोएम से। ये इतना बड़ा डिस्टिंक्शन है जो अरब भी नहीं कर पाए थे। अरब ने ये तो कहा था कि जो वर्ड में जो पोएम में जो कहा जा रहा है, जो थीम है वही मानी है। तो जो वर्ड मानी, जिसको कि बहुत से जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं लिटरेरी थॉट के, इवन अरब्स, वो भी इसको गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि अरब्स ने मानी को लिया है मीनिंग के मानी में। एक्चुअली मानी को उन्होंने लिया है थीम के मानी में, क्योंकि वो कहते ये थे कि मानी क्या होता है, जो कहा गया वही मानी इसके हैं, वही थीम है। और 18th सेंचुरी तक समझ लीजिए आपके 1752 में लाला टेकचंद बहार, जो बहुत ही बड़े हमारे लेक्सिकोग्राफर थे, जिनके एहसान से कोई भी फ़ारसी उर्दू वाला कभी ज़िंदगी भर क़यामत नहीं अपना सर उठा सकता। उन्होंने डिफ़ाइन किया मानी, माने लिखा मानी बड़ा मजमून के। यानी उस ज़माने में भी जो टेक्निकल मानी थे यही थे कि मीनिंग क्या है जो पोएम में है, जो माफ़ी है। हम लोगों ने ये अलग अलग करना शुरू किया। आचार्य मम्मट की वजह से कहा हो, आनंद वर्धन की वजह से कहा हो, या सुना के कहा होगा, जैसे भी कहा होगा। लेकिन ये कि अब इसमें देखिए अभिनव गुप्त साहब की बात सुना के फिर मैं आगे चलता हूँ। बहुत ज़रा सी बात है कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संस्कृत में जितनी भी लिटरेरी थाट है सब के सब, नहीं तो ज़्यादातर वो ड्रामा के बारे में है कि स्पीच जितनी उसी कॉन्टेक्स्ट में लाया जाता है, जो भी लाया जाता है। अलग से लिटरेचर के बारे में 2-3 बातें लोगों ने कही हैं, वो अभी बताऊँगा। लेकिन बेसिकली जो जितनी थियरी है उससे निकली। अभिनव गुप्त कहते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि ड्रामे से 2 लाइनें निकाल ली जाए। वो ड्रामा बहुत लंबा है, उसमें 1200 लाइनें हैं, हमने 2 लाइनें निकाल ली। अब अगर ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, मीनिंग इज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट जैसा कहा जाता है, तो फिर ये 2 लाइनें कहा जा रहा है। यानी पोएट्री इज़ मेड बाय अदर पोएम्स, पोएम्स आर मेड बाय अदर पोएम्स। तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ देता हूँ। फॉर सच रीडर्स the virtue of their sustained study, by virtue of the sustained study of poetry and their former deeds,
जो उन्होंने उस जन्म में या जन्म में अच्छे काम किए होंगे। द मीनिंग ऑफ इवन शॉर्ट कॉन्टेक्स्टलेस टेक्स्ट lucidly it flashes upon the forth immediately as if directly perceived despite the restricted unpacking of the textual element। तो ये अभिनव गुप्त आचार्य अनुगुप्त का कहना है। तो हम लोगों ने इससे निकाला कि भाई 2 लाइन हम भी पढ़ रहे हैं, 2 लाइन में अब यहाँ तो कोई पता नहीं चल रहा है किसकी कही हुई क्या कही हुई है, लेकिन अगर हम ये दिखा सकें कि इस 2 लाइन में क्या कहा गया है और काहे के बारे में है, तो फ़ौरन उसमें एक बात पैदा हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको सुनाया था शेर जो हाफिज़ का शेर जो है ना, तो ये इससे एक बात ये निकली कि जो कहा गया है, जो वर्ड्स उसके हैं और जो उसके बारे में है, जो उसकी थीम है, इनमें एक तरह की डाकाटों भी हो सकती है बना। जैसे मान लीजिए ले लिया जो मैंने भी सुनाया था आपको, या वफ़ा या ख़बर वसल तू या मर्ग रकीब। तो इसमें ये तो नहीं कहा गया है कि वफ़ा के माने ये तो नहीं, ये हम इम्प्लाई करते हैं, इसके माने ये है कि वो बेईमानी नहीं करेगी, भाग नहीं जाएगी। वसल तू के माने ये है कि एक रात तो कम से कम आके रहेगी। तो ये नहीं है कि इसमें हमने ये लिख दिया है इसमें कि इसके माने ये है कि तुम हमेशा फेथफुल रहोगी या एक रात को तुम आ जाओगी, लेकिन ये मानी इसमें मौजूद इसलिए हैं कि वर्ड्स थीम से अलग है। थीम तो केवल इतनी है भैया मेरी 3 आकांक्षाएँ हैं, मेरी 3 दुआएँ हैं। एक तो मान ले तो यार, ये तो कह रहे हैं ना, तो 3 दुआएं हैं जो कि बिल्कुल सही, एक लवरली स्टेटमेंट है कि भाई या तो मेरा ड्राइवर मर जाए या वो मुझसे मेरे गले मिल जाया करके या मेरे आके मुझसे वफा करे। तो इसमें लेकिन ये जो और जो माने निकल रहे हैं ये माने उसमें हैं नहीं, तो वो इसकी वजह से यही वजह यही है कि हमने मीनिंग को और थीम को अलग कर दिया है। और इसमें खैर बहुत सी बातें हम लोगों ने और जो कहीं इसको, तो उसका नतीजा फिर ये हुआ कि पोएम में तरह तरह की और नई तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, वर्ड्स की कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, थॉट की कॉम्प्लेक्सिटी आ गई और डिफरेंस पैदा होने लगा कि जो बहस बहुत कम होती थी हमारे यहाँ कि साहब चोरी की, ये तो आपने हमारा मजमून चुरा लिया, ये अब उस ज़माने में बहुत होने लगी। इसीलिए होने लगी कि कहा जाता था कि मजमून तो एक ही है, खुद जो संस्कृत में इसे कहा गया, संस्कृत में भी कहा गया और एक स्कूल पूरा इस पर है जिसमें भैया बहुत वर्ड लंबा याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत लंबी एक उनकी टेक्निकल टर्म है जिसमें वो कहते हैं कि ऑल थीम्स आर यूनिवर्सल एंड ऑल पोएट्स पार्टेक ऑफ देम। ये बात बिल्कुल उन्होंने कही है, इमाम ने कही है, जो जाने ने कही है कि भाई थीम तो हर एक की होती है, किसी के बाप का माल नहीं होता। तो लेकिन जब उस थीम से हमने नई बात निकालना शुरू कर दिया तो लोगों के बाद हमारा चुरा लिया मजमून आपने, तो हम कहें नहीं साहब मजमून चुराया, हमने तो कुछ और बात निकाली है, हमने कोई नई बात कही जो आपके यहाँ नहीं थी। आपकी मीनिंग तो आपकी थीम तो ठीक वही जो थी, जो मेरी आपकी थीम है, लेकिन हमने उससे एक और बात निकाली जो आपके यहाँ नहीं थी। तो ये हमारा आपका फ़र्क इस तरह से होता है। तो लिहाजा अब ये हुआ कि जब हम लोग जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो 2-3 चीज़ें और हम बता के आपको ख़त्म करते हैं किस्से को, कि खुसरो ने एक बात कही थी कि जो उनका दीवान है जो मिड लाइफ का ग़ुरतुल कमाल 1294 में, उसमें दीवाचे में लिखा है कि कुरान के बारे में कहा जाता है कि द कुरान इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑल नॉलेज। और पोएम के बारे में ये कहा गया है, प्रॉफिट ने कहा है कि इन मैंने शेर लहिमतुन, कि बेशक कुछ शायरी ऐसी होती है जिसमें कि विजडम, हिकमत, नॉलेज होती है। और खैर इंटरप्रेटर्स ने इसके माने बहुत निकाले, लेकिन ये मानी तो बिल्कुल क्लियरली मालूम है कि इसके माने ये तो ज़रूर हैं कि इन मैंने शेर लहिमतुन देयर इज़ सर्टनली इन सम पोएम्स एन एलिमेंट ऑफ विजडम। तो अगर एलिमेंट ऑफ विजडम है इसमें और कुरान इज़ द एपिटमी ऑफ ऑल विजडम, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि शायद बदमाशी कर रहा है, बुरा काम कर रहा है? तो शायद वही कर रहा है जो अल्लाह मियाँ ने किया है। यानी सारी पोइट्री, अब ये देखिए ये बिल्कुल उनके 100 बरस बाद राजशेखर साहब जो कहते हैं ना काव्य पुरुष एक होता है, वो क्या व्हाट इज काव्य पुरुष? राजशेखर साहब ने काव्य मीमांसा में कहा 100 बरस के बाद कि साहब एक ऐसा कि एक देयर इज ए पर्टिकुलर पोएटिक सेंसिबिलिटी, ए पर्टिकुलर पोएटिक कंडीशन ऑफ माइंड जो सब में होती है और सब उससे निकालते हैं। इसकी वजह से भी ये पॉसिबल हो गया कि हम कही सुनी पुरानी बातों को नए तरीके से कह सकें। हमको मगर बताया क्या गया, चबाए उगलने वाले उगल रहे हैं, बदमाशी इतने गंदे हैं, कई बातों को फिर दोहरा रहे हैं, उगली हुई चीज़ों को फिर खाए जा रहे हैं जैसे कुत्ते खाते हैं। ये सब लिखा हुआ है, जिसने तो जानता है तो उर्दू पढ़े हुए, सत्यप्रकाश की तो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, ये कहा है लोगों ने अपनी किताबों में
ये हम लोग क्या करते हैं पुराने शायर लोग, चबाए हुए निवाले खा रहे हैं, उगली हुई चीज़ों को फिर से निकल दिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये सब वो था कि वो ट्रूथ है कि नहीं है, कैसे डिस्कवर किया गया, ट्रूथ तो यूनिक होता है सबके यहाँ। हम लोगों के यहाँ हमने कहा हमें तो दिस इज काव्य पुरुष, सब उसके हिस्सा ले रहे हैं उसमें से। कुरान इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑल नॉलेज, सो पोइट्री ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ नॉलेज। तो ये खुसरो ने कहा, लेकिन हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम बजाय जो गरीब उर्दू आए थे उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया और हम लोग कहने लगे। फिर आखिरी बात मैं कहता हूँ कि अगरचे वो इस सेंस में नहीं इस्तेमाल किया गया, शेरियत का लफ्ज़ हमने बनाया है, बड़ा गंदा लफ्ज़, हम भी से बहुत भागते हैं बहुत, शेर पोइट्रीनेस, शेर। तो अब इस लफ्ज़ में शेरियत नहीं है, तो हम कहते हैं भाई देखो वर्ड तो ज़्यादा शेर होता नहीं, वर्ड तो वर्ड ही होता है। अब कैसे आप इसका प्रयोग करते हैं इस पर उसकी शेरियत बनती, जो कि खुद उन्होंने इमाम ने पहले कहे थे, जो जानी ने, कि वर्ड कोई भी होता है बट हाउ यू यूज़ इट। तो ये, लेकिन इसकी एक सेंस और भी है जिसको लोग नहीं जानते, वो काव्यता का है। ये आचार्य कुंतक ने बताया कि साहब एक चीज़ होती है काव्यता, पोइट्रीनेस। हम जब बड़े हुए और अंग्रेजी पढ़ने लगे और थोड़ा बहुत जो फैशन चला, क्या कहते हैं कि रोमन याकब्सन का और मॉस्को लैंग्वेज सर्कल का, तो हमसे कहा गया देखा रोमन याकब्सन ने बताया है थिंग लाइक पोइट्रीनेस, लिटरेरीनेस एक चीज़ होती है जो कि इन चीज़ों से बिल्कुल अलग है ट्रूथ से। और हम लोग बहुत हड़प गए, और हमारे दादा पहले ही कह चुके हैं ये दिस इज नॉट नेटिविज्म, दिस इज ट्रूथ, कि ये काव्यता का जो टर्म है ये मेरे बाप का बनाया हुआ नहीं, ये आचार्य कुंतक का बनाया हुआ है। वो बताते हैं कि हाँ देर आर स्टेट में जिनमें कविता होती है, जिनमें कविता नहीं होती है। अब कैसे होती है कैसे नहीं होती, फिर वो अलंकार बना जाती है, अलग छोड़ दी जा। तो हम लोगों को ये सब बातें मालूम थी, इसीलिए हम लोगों ने जब अपने यहाँ शुरू की शायरी उर्दू में कहना, तो हम इस पर हम बहस करते थे कि आपका मजमून इसमें शेरियत है कि नहीं है, ये पाकीज़ा है कि नहीं है, इसमें वो सफाई है कि नहीं है। अच्छा, अब शरीयत के माने एक और ले लीजिए, लास्ट पे ख़त्म। भाई टाइम कितना हो गया जी, बंद कर दें अपना। अरे बंद करो जी, हो गया बहुत, अरे हो गया। वो यहाँ तो ये पूरा थोड़ा होता है, तो ड्रामा है, ये तो दास्तान है। चलो जी, जहाँ चाहो तहाँ बैठ जाओ आकर के। तो जब भूल के क्या करें भाई, हाँ देखिए, एक बेचारे थे अल्लामा नज़म तबातबाई, गालिब के बड़े भारी कमेंटेटर हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। अफसोस ये कि उनको अंग्रेज़ी ने मार दिया, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि वो अरबी गोली से उड़ा दिया। बिल्कुल नहीं, उनको उड़ाया नहीं, लेकिन उनको तो उनके दिमाग को उड़ा दिया। उन्होंने बहुत गालियों को बुरा लिखा है कि बड़ा बात बढ़ा है, कहते हैं घुमा फिरा है, कहते हैं ये कौन शायरी होती है जी, इतना घुमा के बात कर रहे हैं। अरे सीधे सीधे कहो जी कि भूख लगी, क्यों कह रहे हो कि मुझे जब मैं उठा तो मेरे पेट में आवाज़ से पैदा हुई और मैंने पूछा कान लगाया क्या मामला है, तो मुझसे मालूम हुआ कि तुझे खाना खाए 11 घंटे हो गए हैं। ऐसा हुआ, ये क्या कहो कि भूख लगी है। मगर उन्होंने एक बात बड़े पते कही थी, उन्होंने कहा था कोई भी ट्रोप, कोई भी वर्ड, कोई भी ट्रोप जब तक कि वो लिटरेरी एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक वो पोइट्री में काम नहीं आ सकता। तो हम ये तो कह सकते हैं कि साहब मजनू साहब जो हैं वो दीवाने की तरह से जंगल में घूम रहे हैं और हिरन उनका पीछा कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि मजनू साहब बस फरारी कार है उसको लेके घूम रहे हैं, वो कार नहीं चलेगी वहाँ पे। जो वर्ड्स की हमारे लिटरेरी कॉन्शियस में नहीं आए हैं, कितने ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो चलेंगे नहीं। पतलून कोट नहीं चलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, हम फाड़ेंगे तो गरीबानी फाड़ेंगे। तो अकबर ने तो कहा कि बड़े काबिल हो, बड़े होशियार लोग हो, कोट नहीं फाड़ते हो, जो महंगा होता है कुर्ता फाड़ देते हो। बात ये है कि हमारी लिटरेरी कॉन्शियस में कोट नहीं है, हम कोट नहीं फाड़ेंगे, हमको जला देंगे, हम अच्छे लगा देंगे, ये तो फाड़ेंगे मगर नहीं उसको। ये इतनी बड़ी बात है मियाँ, इसको कि समझने में अब तक हमारे बड़े बड़े उस्तादों को माफ़ कीजिएगा बहुत मुश्किल हुई है। कि ये कह देना सिर्फ काफ़ी नहीं था कि हमने अपनी शायरी में अंग्रेज़ी वर्ड ला दिए हैं। हमने कोर्ट लिखा है, हमने लॉन लिखा है, हमने पता नहीं और क्या क्या लिखा है। कहीं कहीं पर कहीं चल जाए, लेकिन ये है कि लिटरेरी कॉन्शियसनेस का हिस्सा तब बनता है जब वो आपके लिटरेरी कॉन्शियसनेस के पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर वो फिट हो सके। देखिए उस ज़माने में शौक था लोगों को, राइफ़ल, तोप तो खैर तुर्की की तरफ राइफ़ल जब चली नई जो जाहिर है कि बड़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए कि दूर से मार देते थे, बेचारा मर गया आदमी, खबर भी नहीं हुई। तो राइफ़ल को हम लोग उर्दू में रफ़ल कहते हैं, अभी क्या रफ़ल कहते हैं, रफ़ल मार दी। तो अब आतश का शेर है आज से कोई 200 बरस पहले का, अपनी शिकारगाह है जहाँ में है आरजू, दुनिया क्या है एक शिकारगाह है, वे लोग शिकार हो रहे हैं,
सब लोग आके मारे जा रहे, शिकार हो रहे। अपनी शिकार गाह जहाँ में है आरजू, हम सामने हों और तुम्हारी रफल चले तो मगर चलता नहीं, हम तीर से मारेगा, हम तो तीर से मार सकता है, हम रफल से नहीं मारेगा। तो अगरचे वो भी उस ज़माने में ये ख्याल था कि ऐसे वर्ड जो अंग्रेज़ी में से लाए जा रहे हैं, चूँकि पढ़े लिखे लोगों के ज़बान पर भी हैं और पतलून पहनते हैं, बड़ी बात तो ये है, और सिगार पीते हैं, लगा इनको आना चाहिए शायरी में, आया नहीं। मगर किसी ने कोशिश, बहुत कोशिश की, आया नहीं मगर बिल्कुल। हाँ मगर ये कि हुंदुलस मस्जिद कुर्तुबा स्पेन, आज भी इस देश, इकबाल के पोएम, आज भी इस देश में आम है चश्मे गज़ाल और निगाहों के तीर आज भी हैं दिलनशीं। दोस्तों, इस बेहतरीन लिटरेरी परफॉर्मेंस के बाद मैं प्रोफेसर शैल मायाराम से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद दें। पधारें। CSDS की ओर से फारूकी साहब को एक बहुत ही दिलचस्प इंद्रजाल हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोचती हूँ जिस भाषाई समुद्र की ओर इन्होंने हमारा ध्यान दिलाया, वो एक तरह से प्रतिमान के लिए मिसाल है। और मैं सोचती हूँ कि डैफोडिल की जगह जूही, चमेली और मोगरा की खुशबू यहाँ जो है इसके ज़रिए फैले। तो भारतीय भाषा कार्यक्रम को, धीरू भाई को और आप सबको इस उत्सव में शामिल होने के लिए शुक्रिया।